दोस्तों नमस्कार। हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट की आज 7वीं क्लास है। लगभग हम 46 सेक्शन तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बताता है कि एक रजिस्ट्रेशन और नॉन रजिस्ट्रेशन के इफेक्ट के विषय में बताता है कि जो हमने 17 में पढ़ा था कि जिनका रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कंपलसरी होता है, और 18 में पढ़ा था कि ऑप्शनल होता है, कि रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं। तो उन्हीं का इफेक्ट देखने आज यहाँ मिलेगा कि जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया उसका क्या इफेक्ट रहेगा और जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया उसका क्या इफेक्ट रहेगा। इसके बारे में हम क्या करना है, आज हमें चर्चा करनी है। ठीक है, तो चैप्टर 10 को जाना जाता है, जो चैप्टर 10 है वो चैप्टर 10 दो चीज़ों की बात करता है। किसकी बात कर रहा है? पहला है आपका रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन के बारे में, और दूसरा जो आपका बात करता है नॉन रजिस्ट्रेशन के बारे में। एक बात कर रहा है रजिस्ट्रेशन के बारे में, एक बात कर रहा है डॉक्यूमेंट के नॉन रजिस्ट्रेशन के बारे में, और इन दोनों का हमें देखना है इफेक्ट। क्या देखना है हमें? इफेक्ट देखना है कि इनके कॉन्सिक्वेंसेस, परिणामों के विषय में क्या बात करता है चैप्टर 10। क्लियर? चलिए, क्या बोल रहा है इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये किस टाइम से इन्फोर्स हो रहा है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की डेट होती है जो वो उस डेट से हो रहे हैं या जिस दिनांक से इसको प्रेजेंट किया है फॉर रजिस्ट्रेशन कि उस दिन से इन्फोर्स हो रहे हैं। और इसी को समझने के लिए हमारा जो 47 सेक्शन है वो हमारी बहुत ही सहायता करता है। क्या बोल रहा है? टाइम फ्रॉम विच रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑपरेट्स, कि वह समय जिसमें कि जिससे कि रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज प्रवर्तित होती है। अब उसमें टाइम का बताया कि किस टाइम से डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन प्रवर्तन में आता है, किस टाइम से डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन प्रवर्तित होता है, तो वो टाइम बोला है। अब टाइम के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, वो सेक्शन हमारा है 47, बात करता है कि इन्फोर्स किस टाइम से होगा। क्या? रजिस्ट्रेशन, है ना। आप देखो, समझो क्या लिखा है कि जिस डॉक्यूमेंट को जिस टाइम प्रेजेंट किया जाता है, क्या किया जाता है? जिस टाइम पे प्रेजेंट किया जाता है, वो प्रेजेंट की डेट से वह समय जब से रजिस्ट्रीकृत डॉक्यूमेंट इन्फोर्स में आता है। जिस टाइम पे क्या किया, उसको प्रेजेंट किया, और जब से वह समय जब वह काय में आता है, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट इनफोर्स में आता है। सीधा हिंदी में लिख लेना, क्योंकि उसमें बहुत कंक्लूटिव जो आपकी जो लैंग्वेज लिखी है वो थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो सीधा सीधा हिंदी में ही लिख देना उसको, ठीक है। इन्फोर्स में आता है। अब उसमें बोला है कि भैया कब इन्फोर्स में आएगा? जिस टाइम प्रेजेंट हो रहा, जब से वह समय जब रजिस्ट्रेशन इन्फोर्स में आता है, मतलब प्रेजेंटेशन की डेट से आएगा, रजिस्ट्रेशन की डेट से नहीं आएगा। यही लिखा है, आप पढ़ लीजिए। ए रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट शेल बी ऑपरेट द टाइम फ्रॉम विच हैव कमिटमेंट ऑफ ऑपरेट टू रजिस्ट्रेशन देयर ऑफ had been required and made not from the time of his registration। मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए पेश किया गया है, प्रेजेंट किया गया है, उस दिन से इन्फोर्स में आएगा। जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ है उस दिन का बात वो नहीं कर रहा है, वो समय नहीं कर रहा है, वो टाइम है प्रेजेंटेशन का टाइम, जब रजिस्ट्रेशन इन्फोर्स में आता, जब से वह समय जब से रजिस्ट्रेशन इन्फोर्स में आता है और प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो जब से अगर आपसे पूछा जाए 47 किस पे काम करता है, तो एक डॉक्ट्रिन है, उस पे काम करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ पिटीशन फैक्ट। किस पे काम कर रहा है? डॉक्ट्रिन ऑफ पिटीशन फैक्ट, कि डॉक्यूमेंट का इन्फोर्सिबल कब माना जाता है। तो डॉक्यूमेंट का इन्फोर्सिबल तब माना जाता है जब प्रेजेंट के लिए, जब उसको प्रेजेंट किया जाता है और जब से वह इन्फोर्स में आता है वह समय होता है, एंड नॉट फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन। सीधा सीधा लिखा है, उसका प्रवर्तन प्रारंभ हुआ होता, ना कि उसके रजिस्ट्रीकरण के समय से। क्लियर हुआ? ये आपका 47 सेक्शन बात करता है सिर्फ इतनी सी बात के लिए, इतना
रच गया है ये चीज समझ में। अब इसका इफेक्ट देखेंगे कि भैया रजिस्ट्रीकरण डॉक्यूमेंट जो आप है, रजिस्ट्रीकरण डॉक्यूमेंट का इफेक्ट देखेंगे और इन्फोर्समेंट एग्जीक्यूशन डेट से, ना कि रजिस्ट्रेशन डेट से होगा। मतलब इफेक्ट कैसे देखेंगे, अब थोड़ा और क्लियर कर लो। इफेक्ट देखने के लिए क्या पढ़ना है कि भैया इन्फोर्समेंट प्रारंभ कब होगा, क्योंकि मैंने लिखा भाई समय जब से इन्फोर्स आता है, तो ये इन्फोर्स में कब से आता है, तो एग्जीक्यूशन की डेट से, ना कि रजिस्ट्रेशन की डेट से। ठीक है, और क्लियरिटी, एग्जीक्यूट करके उसको प्रेजेंट किया फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उस समय से इन्फोर्स में आ गया, ना कि रजिस्ट्रेशन की दिनांक से। क्लियर, आगे ये हमारा 47। चलिए मतलब समझिए और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। जहां पर एक ही प्रॉपर्टी के दो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट होंगे, वहां पर देखा जाएगा कि पहले कौन सा होगा, एग्जीक्यूट जिसका पहले होगा उसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। जैसे कि एक प्रॉपर्टी है, अब एक प्रॉपर्टी के दो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट बने, है ना। अब जिस डॉक्यूमेंट को पहले एग्जीक्यूट किया है उसकी इन्फोर्सबिलिटी पहले आएगी ना, वो इन्फोर्स पहले होगा, उसका रजिस्ट्रेशन पहले होगा, और जो बाद में होगा उसका बाद में ही होगा। मतलब प्रायोरिटी के संबंध में अगर बात होती है 47 के संबंध में कि प्रायोरिटी के लिए टाइम कब से काउंट होगा, तो जब से काउंट होगा कि यदि एक ही प्रॉपर्टी है, दो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट हुए हैं, तो जो पहले हुआ है एग्जीक्यूट उसको ही प्रायोरिटी दी जाएगी। 47 और क्लियर हुआ। चलिए इसमें एक केस लिख लीजिए। क्या केस है इसमें, एक केस की बात करते हैं, इसमें एक केस लिख लीजिए। क्या है केस, केस का नाम है श्रीमती फैजावी देवी वर्सेस सुरेंद्र सिल, AIR 1992। श्रीमती फैजावी देवी वर्सेस श्री सुरेंद्र सिल। ये है आपका केस 47 का। क्या बात करता है, आइए समझते हैं इसकी कहानी। यह बताता है ऑब्जेक्ट कि 47 का ऑब्जेक्ट कहां देखा जाएगा, किसका, 47 का ऑब्जेक्ट क्या है। 47 का ऑब्जेक्ट ये है जहां पर दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हैं, और वो भी एक ही प्रॉपर्टी पे, जो कि मैंने अभी एग्जांपल दिया है, दो या दो से रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हैं, एक ही प्रॉपर्टी के हैं, तब क्या होगा, एक ही प्रॉपर्टी के होंगे तब उनमें से कौन सा इफेक्ट पहले करेगा, तो वही करेगा जिसका एग्जीक्यूशन पहले किया गया है, और उसको प्रायोरिटी मिलेगी। मतलब ये बात करता है प्रायोरिटी किस पे, आप बता सकते हो कि एग्जीक्यूशन ऑफ प्रायोरिटी के बारे में बात करने वाला सेक्शन कौन है, आपका 47 है। ठीक है, क्लियर हुआ। दूसरा आप केस लिख लीजिए इसमें, गुरुबख्श सिंह वर्सेस करतार सिंह, 2002 का केस है। ये शायद आपसे प्री में पूछा जाता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो सकता है पूछ ले आपसे। दूसरा जो केस है गुरुबख्श सिंह वर्सेस करतार सिंह, गुरुबख्श सिंह वर्सेस करतार सिंह का जो मामला बनता है, ये मामला बनता है 2002 का। किसका बना, 2002 का मामला बना। टाइम के हिसाब से प्रायोरिटी पहले कौन, अगर टाइम के हिसाब से देखा जाए तो प्रायोरिटी पहले किसको मिलेगी, इसमें ये डिस्प्यूट हुआ था, तो वही वाला बात, जो पहले एग्जीक्यूट हुआ उसी को मिलेगी। इसमें भी यही बोला। देखिए ये आपके सामने पूरा 47 है। 47 से जनरली क्वेश्चन यही आएगा कि बताइए कि कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन का जो टाइम है, इन्फोर्सबिलिटी का टाइम
कब से प्रारंभ होगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि जिस टाइम से प्रेजेंट हुआ है उससे इन्फोर्सिबल हुआ है, और इन्फोर्सिबल मतलब एग्जीक्यूशन की डेट से क्या होगा, वो समय प्रारंभ हो जाएगा इन्फोर्सिबल वाला, ठीक है, और डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन वाला नहीं होगा। प्रायोरिटी किसको मिलेगी, यदि एक ही प्रॉपर्टी है और दो या दो से अधिक डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो प्रायोरिटी उसको मिलेगी जिसका पहले एग्जीक्यूशन हुआ। और डॉक्ट्रिन ऑफ पिटीशन फैक्ट के माध्यम से ये जाना जाने वाला सेक्शन है आपका 47। चलिए सेक्शन 48, सेक्शन 48 क्या बात करता है समझिए। सेक्शन 48 पढ़िए जरा इसकी हेडलाइन क्या बोलती है। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी व्हेन द टेक इफेक्ट अगेंस्ट ओरल एग्रीमेंट के बारे में बात करने वाला सेक्शन है। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के वह ओरल एग्रीमेंट के अगेंस्ट कब इफेक्ट करेंगे, मतलब कोई भी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है, कोई भी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है जो आपका, वो किसी भी प्रॉपर्टी के ओरल एग्रीमेंट के अगेंस्ट, प्रॉपर्टी का क्या है आपका ओरल एग्रीमेंट है, अब इसके अगेंस्ट इफेक्ट देखना है। ओरल एग्रीमेंट है, रिटन में नहीं है, तब क्या होगा ये बताता है आपका 48। समझो क्या बोलता है, जैसे कि नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट हमने पढ़ रखे हैं, सेल डीड वगैरह है ना। नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट जो मूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन एक साइड से और दूसरे साइड से उसी प्रॉपर्टी का ओरल एग्रीमेंट हुआ, जैसे कि मान के चलो ये आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी, क्या है ये मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल तो नहीं है, एक बार कंफर्म कर लीजिए क्या लिखा है। ऑल नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट ड्यूली रजिस्टर्ड टू रिलेटिंग टू एनी प्रॉपर्टी वेदर द मूवेबल और इमूवेबल, दोनों के बारे में बात कर रहा है, चाहे वह जंगम हो या स्थावर संपत्ति हो, दोनों के बारे में बात कर रहा है ना। इसलिए कंफर्म कर लिया कि एनी प्रॉपर्टी, चाहे वह मूवेबल हो चाहे वह इमूवेबल हो, अब दोनों के बारे में बात कर रहा है, किसी भी प्रॉपर्टी का, एनी प्रॉपर्टी का ओरल एग्रीमेंट है। जैसे इस प्रॉपर्टी का मान के चलिए एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, एक साइड पे इसका सेल डीड है जो कि रिटन में, और एक साइड पे क्या है इसका ओरल एग्रीमेंट है, समझो ठीक है। एक पे क्या है सेल डीड है और एक पे क्या है ओरल एग्रीमेंट है ना। मतलब एक साइड क्या है आपका रजिस्ट्रीकृत है, एक साइड आपका क्या है रजिस्ट्रीकृत है और दूसरा साइड आपका क्या है ओरल है, ओरल एग्रीमेंट। मतलब ऐसा होता है जैसे कुछ कुछ बातें अपनी बातों में बोल देते हैं, हाँ ठीक है ये भी अपन मैनेज कर लेंगे, लेकिन अपन ने क्या ये तो रजिस्ट्रेशन करा लिया, ठीक है इसके साथ मैं ये कर दूंगा, तो ये वाली चीजें क्या हो गई ओरल एग्रीमेंट में आ गई। तो अब क्या होगा, तो अगर रजिस्ट्रेशन हुआ तो इसी एक्ट में होगा, ज्यादा इफेक्ट में रखेगा। मतलब अगर देखो क्या होता है, अलग अलग प्रोविजन है, क्या है अलग अलग प्रोविजन है, जैसे कि आप समझे कैसा अलग अलग प्रोविजन कैसा है, क्योंकि कहीं कहीं अलग अलग प्रोविजन ये है कि जो ओरल है एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आप पढ़ने जाओगे, ठीक है, तो ओरल एग्रीमेंट के बारे में बात करता है वो, ठीक है, कि ओरल एग्रीमेंट भी कैसे हो सकते हैं आपके वैलिड होंगे, है ना, और ओरल एग्रीमेंट की भी वैल्यू है। लेकिन इस प्रॉपर्टी का जो वन साइडेड था वो रजिस्टर्ड था, लेकिन जो सेकंड साइड था वो ओरल था, मतलब रजिस्टर्ड तो हुई थी लेकिन ओरल में भी कुछ पॉइंट थे जिसमें क्या था वो इन्फोर्सिबल कराना था। तब क्या होगा, यदि इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है प्रॉपर्टी का ओरल एग्रीमेंट का, तो ये किसमें किसके इफेक्ट में आएगा, ये आएगा रजिस्ट्रेशन एक्ट के इफेक्ट में ही आएगा, सीधा बोलता है। एक बार आप रेड करना क्या बोला, जैसे निर्वसीय डॉक्यूमेंट के अधीन रजिस्ट्रीकृत या किसी संपत्ति में, चाहे वह जंगम स्थावर ऐसी संपत्ति में मौखिक करार या घोषणा के मुकाबले में उस दशा के प्रभावशील होंगी जो करार घोषणा के साथ अनुरक्षण में कब्जे का परिधान हो गया है।
कब्जे का यदि परिधान हो गया है या किसी भी समय तत्समय प्रबद्ध विधि के अधीन विधि मान्य गणित करता है। क्या बोला कि ओरल एग्रीमेंट हुआ है और इसी साथ कब्जे का क्या हुआ है, परिधान भी हो गया है, ठीक है, तब बोला है। अब देखो इसमें जनरल रूल क्या है, इसमें तो ये एक्सेप्शन बोल रहा है। कैसा एक्सेप्शन बोल रहा है, ये है आपका एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या बोल रहा है, जो मैंने पढ़ा, क्या बोला कि अगर ओरल एग्रीमेंट है, ओरल आपका एग्रीमेंट है और प्लस उसके साथ क्या है, आपकी डिलीवरी है, मतलब कब्जा मिला है आपको, क्या मिला है, प्रॉपर्टी का कब्जा मिला है। ओरल एग्रीमेंट है और साथ में आपकी उसी के साथ ओरल एग्रीमेंट के प्लस साथ ही क्या है, आपकी डिलीवरी भी, कब्जा भी मिला है, ठीक है। तब क्या होगा, पोजीशन मिला है, तब क्या होगा, दी गई है तो ओरल एग्रीमेंट इफेक्ट में होगा। जैसे कि टाइटल डीड का मामला आता है। अब समझिए इसको फिर से, आपको अब समझ में आ जाएगा पूरी चीज कैसे, समझो। इसमें यह बोला कि एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी का एक डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्टर्ड है और कुछ पार्ट इसका क्या है, ओरल है, मतलब ओरल एग्रीमेंट टाइप, ठीक है, ये भी चलता है, कॉन्ट्रैक्ट बताता है अपना, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अन्य दशा की सिवाय ये इफेक्ट में कहाँ रहेगा, ये रजिस्ट्रेशन एक्ट में रहेगा, क्योंकि इसका क्या कर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन कर दिया गया। लेकिन मतलब इन दोनों में कौन देखा जाएगा, तो ये ज्यादा इफेक्ट में रहेगा, ओरल वाला नहीं रहेगा। दोनों का वजन किसका है, मतलब रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बड़ा है ओरल एग्रीमेंट से, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बड़ा है किससे, ओरल एग्रीमेंट से, मतलब रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज जो ओरल दस्तावेज हैं, ओरल एग्रीमेंट से बना जो दस्तावेज है उससे बड़ा होगा, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, वो इफेक्ट में रहेगा। जैसे कि इस रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में क्या है, रखा जाएगा, मतलब ये भी किस में रखा जाएगा, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, ये वहां पे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं चला जाएगा, इसका वही इफेक्ट रहेगा जो रजिस्ट्रेशन एक्ट में रहेगा। लेकिन यदि ओरल एग्रीमेंट के साथ एक्सेप्शन बनता है, क्या एक्सेप्शन बना कि यदि ओरल एग्रीमेंट के साथ डिलीवरी हो गई पोजीशन की, तब भैया क्या करेंगे, तब ये इफेक्ट में आ जाएगा। जैसे कि रजिस्ट्रीकृत डॉक्यूमेंट, जैसे कि रजिस्ट्रेशन एक्ट में ही इसका कार्य किया गया हो, क्लियर। तो ओरल एग्रीमेंट क्या होगा, इफेक्टेड होगा, फिर इसमें रजिस्ट्रीकृत डॉक्यूमेंट इफेक्टेड होगा, इसमें ओरल डॉक्यूमेंट क्या होगा, एग्रीमेंट क्या होगा, रजिस्ट्रीकृत होगा, ठीक है, ये क्लियर हुआ। टाइटल डीड इसका एग्जाम्पल है। अब आइए इसका केस देख लेते हैं। एक्सेप्शन है ये, डिलीवरी प्लस ओरल एग्रीमेंट है ना, ध्यान रखिएगा जरा। केस, चलिए केस पे बात करते हैं कि केस क्या बोलता है भैया, इसका केस भी बात करते हैं। केस इसलिए बता रहा हूँ कि केस से क्लियरिटी आ जाएगी, और अगर किसी ने पूछ लिया, क्योंकि माइनर बहुत पूछ लेता है छत्तीसगढ़ वाला, तो आप उस हिसाब से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है, लिखो केस का नाम, सी स्टेवर्ट वर्सेस बैंक ऑफ अपर LID, सी स्टेवर्ट वर्सेस बैंक ऑफ LID, 1916 का केस है, इंपोर्टेंट नहीं है, सिर्फ फैक्ट जान लो इसका। क्या बोल रहा है, यह सेक्शन ओरल एग्रीमेंट के बीच डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के बीच यदि सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट अनरजिस्ट्रेशन है तो वहां एप्लीकेबल नहीं होगा। यदि कोई सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट अनरजिस्टर्ड है तो यह सेक्शन वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। यही बोल रहा है कि कोई भी यदि सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट जो है वो अनरजिस्टर्ड है, अब तो अनरजिस्टर्ड पे तो वैसे ही एप्लीकेबल नहीं होने वाला, लेकिन यह ओरल एग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन के बीच जो डिस्प्यूट छिड़ा था तो उसमें से इफेक्टिव कब होगा, और यह कंपनसेशन की भी बात कर देता है, ठीक है, क्लियर की बात हो गई। चलिए 49, इसका फैक्ट और पता करना आप, मेन पॉइंट यही, सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट पे अनरजिस्ट्रेशन पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है।
इसमें बोला गया कि सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट यदि अनरजिस्टर्ड है तो वो इफेक्ट में नहीं आएगा, लेकिन ये बोला गया है कि ये सिर्फ कंपनसेशन की बात करता है। इसकी बात कर रहा है ये सेक्शन, सिर्फ कंपनसेशन की, ओरल एग्रीमेंट के बीच और रजिस्ट्रेटेड डॉक्यूमेंट के बीच की। पूछा जाता है, अगर प्री में पूछा जाए कि 48 कंपनसेशन की बात करता है ओरल एग्रीमेंट के बीच और डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रीकरण के बीच, ये किस केस में बोला गया था? सी स्टीवर्ट वर्सेस बैंक ऑफ LIT। क्लियर? चलिए सेक्शन 49, आइए बात करते हैं सेक्शन 49। सेक्शन 49 सीधा सीधा बोल रहा है आपसे, 48 में जो 40 ये लिख लो आप, प्रोवाइजो पढ़ लो जरा। प्रोवाइडेड दैट मॉर्गेज दो डिपोजिट टाइटल डीड्स ऑफ द डिफाइंड 58 ट्रांसफर प्रॉपर्टी 1882 शैल बी द इफेक्ट ऑफ द मॉर्गेज डीड सब्सिक्वेंट एग्जैक्ट और रजिस्ट्रेशन विच ऑफ द सेम प्रॉपर्टी। ये जो मैंने बताया है वही वाली चीज है। 58 के अधीन हल हक विलेखों के निक्षेप बंधक के निष्पादन और रजिस्ट्रेशन के भी विलेख के मुकाबले में उस संपत्ति से प्रभावशाली होगी। टाइटल डीड मैंने पहले ही बोला, ठीक है। चलिए सेक्शन 49, सेक्शन 49 क्या बात करता है? सेक्शन 49 सेक्शन 49 की वजह से ए इफेक्ट में आता है। कैसा? आप देखिए, समझिए कैसे। इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता है। जिन दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है और उनके दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ। देखो 17 में हमने पढ़ा था कि कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन, लेकिन अब इनका कंपलसरी था लेकिन इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो उसका इफेक्ट देखने कहाँ मिलेगा? इसका इफेक्ट देखने मिल रहा है हमें 49 सेक्शन, ठीक है। 49 सेक्शन में देखने मिल रहा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट 17 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और आपने नहीं करवाया, है ना। कोई भी डॉक्यूमेंट जो है 17 के अधीन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तब क्या होगा? तो जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी इसमें इन्वॉल्व है उससे इफेक्ट नहीं करेगा। जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, इन्वॉल्व है अगर, तो उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भैया, उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यही बात कर रहा है कि उसे इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट को कोई भी पावर को अडॉप्ट नहीं करेगा, मतलब कन्फर्म ऑफ पावर को अडॉप्ट नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट पढ़िए जरा क्या लिखा। पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया हुआ कि समाविष्ट किसी विस्तार संपत्ति पर प्रभाव नहीं डालेगा, दत्तक ग्रहण की कोई भी शक्ति प्रदत्त नहीं करेगा। कन्फर एनी पावर टू अडॉप्ट, कन्फर एनी पावर टू अडॉप्ट। तीसरा क्या बात करता है? एज ए एविडेंस उसे क्या लिखा है? संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले और ऐसी शक्ति को प्रदत्त करने वाले किसी भी संव्यवहार के साक्ष्य के रूप में ली जा सकेगी। एज अ एविडेंस लिया जाएगा। संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले हैं अगर और शक्ति को प्रदान करने वाले हैं तो उसे किसी भी कंडीशन में, संव्यवहार में एज अ एविडेंस ट्रीट किया जाएगा। एज अ एविडेंस ट्रीट किया जाएगा। कैसा? कि यदि वह इफेक्ट डालते हैं, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे वो अडॉप्ट पावर टू अडॉप्ट हो, तभी इसी के बारे में बोल रहा है कि संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले या शक्ति को प्रदान करने वाले हैं तो एज एविडेंस के रूप में प्रोड्यूस किया जाएगा, अन्यथा नहीं। क्लियर? केस का नाम लिखिए, रागनाथ वर्सेस केदारनाथ। केस का नाम है रागनाथ वर्सेस केदारनाथ। रागनाथ वर्सेस केदारनाथ। क्या बोला है रागनाथ वर्सेस केदारनाथ में? कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो रिलेटिव डॉक्यूमेंट होते हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होते तो वह एडमिसिबल भी नहीं होंगे एज अ एविडेंस एनी ट्रांजेक्शन।
क्या बोला कि यदि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यदि वह रजिस्टर्ड नहीं है, उसके जो डॉक्यूमेंट है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसमें बोला जब वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो इफेक्ट में भी नहीं आएंगे और वो एडमिसेबल भी नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? वो एडमिसेबल भी नहीं किए जाएंगे। जिम्मेवार प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था, वो रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो एडमिसेबल नहीं होंगे, एज अ एविडेंस प्रोड्यूस किए जाएंगे। क्लियर? चलिए एक और केस है श्याम प्रसाद वर्सेस कृष्ण प्रसाद 2018 का, लिख लेना इसी के साथ। श्याम प्रसाद वर्सेस कृष्ण प्रसाद 2018, श्याम प्रसाद वर्सेस कृष्ण प्रसाद 2018। एक्सचेंज डीड के बारे में कि एक्सचेंज डीड रजिस्टर्ड नहीं है तो वह एविडेंस में यूज होगा या नहीं, इस पे डिस्प्यूट था। किस पे डिस्प्यूट था? श्याम प्रसाद वर्सेस कृष्ण प्रसाद। श्याम प्रसाद वर्सेस कृष्ण प्रसाद के मामले में डिस्प्यूट था कि यदि डॉक्यूमेंट क्या है, सॉरी, एक्सचेंज डीड क्या नहीं है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसे एविडेंस के रूप में एज अ एविडेंस यूज होगा या नहीं, इस पे डिस्प्यूट था। होगा या नहीं, होगा या नहीं, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि इनएडमिसिबल और नॉन प्रोड्यूस होगा। पहली चीज तो क्या होगा? इनएडमिसिबल होगा वो, और नॉन प्रोड्यूस होगा कि भैया वो तो इनएडमिसिबल हो गया कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो क्या होगा? वो इनएडमिसिबल। देख लीजिए इनएडमिसिबल ही लिखा है, ठीक है, ठीक है, क्लियर। चलिए सेक्शन 50, आज हमारी 50 की कहानी है ना। 50 अब बच्चे हैं लगभग, मतलब इम्पोर्टेंट सेक्शन अगर देखा जाए तो पीछे के थोड़े से 2 3 4 5 सेक्शन वो, और 70 तक अगर आपने अच्छे से रजिस्ट्रेशन पढ़ लिया है तो फिर तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। बार बार या वीडियो देखते रहो या डायरेक्ट आपकी जैसे भी ठीक लगे आप करते रहो, और बार बार अभी आपके पास टाइम भी है, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपका माइनर अच्छा होगा। और माइनर अगर एक बार अच्छे हो गए तो आपका एक बर्डन तो खत्म हो गया, सिर्फ सीधे मेजर पे फोकस करिएगा, है ना, क्योंकि माइनर को आप क्या करोगे? बार बार रिवीजन कर लोगे, है ना। मैं बहुत जल्द आपको बताऊंगा कि सेल्फ स्टडी आप कैसे करेंगे, और सेल्फ स्टडी करने का कुछ यूनिक तरीका लेके आएंगे अपन, है ना, कि आपका दोस्ती यारी का टाइम भी निकल जाए, आपका हर चीज़ का टाइम भी निकल जाए और आप एक बेहतर स्टडी कर पाएंगे। ठीक है। 50 सेक्शन 50, सेक्शन 50 क्या बोल रहा है? जो भी डॉक्यूमेंट 17 और 18 कि ABCD जो भी उसमें लिखा है में बताए गए हैं, तब यदि वह रजिस्टर्ड हैं तो वह अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के इफेक्ट में आएंगे। कैसा बोला है इसने कि सेक्शन 50 की क्या हेडिंग है? पहले तो आप हेडिंग देख लीजिए जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्या बोला है सेक्शन 50 में कि भूमि संबंधित कतिपय रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज अरजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के मुकाबले में प्रभावशाली कौन होगा, है ना। सर्टेन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू लैंड टू टेक इफेक्ट अगेंस्ट अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। मतलब यार इन दोनों की लड़ाई हो रही है। ऐसी लड़ाई हो रही है कि एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है किसी भूमि से संबंधित, उसके मुकाबले में अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कितना प्रभावशाली होगा, क्या प्रभावशाली होगा। तो जो डॉक्यूमेंट, क्या बोला है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को 17 और 18 के AB, है ना, जो भी ले लो, इसी का AB ले लो, ठीक है, मैं बताए हैं जो भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रीकरण के लिए बताए गए हैं 17 और 18 में, यदि वह रजिस्टर्ड हैं पहले से, ये क्लियर बात बोल दी कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो यदि रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की बात हो रही, यदि वह रजिस्ट्रेशन है तो वह अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के इफेक्ट में आएंगे। तो कौन जीता? अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से ज़्यादा इफेक्ट में आएंगे, ठीक है। लेकिन 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 अब ये जीतेगा। एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि कोई भी डिक्री है, कोई भी ऑर्डर है,
इनकी कॉपी है, वो भी डिक्री या ऑर्डर की कॉपी है। ठीक है, तो वह ना तो डिक्री या ऑर्डर अगर है किसी कोर्ट का, डिक्री ऑर्डर किसका होता है, कोर्ट का होता है। तो यदि अगर वह ऑर्डर है या डिक्री है किसी कोर्ट की, तो चाहे वह सेम नेचर की ही क्यों ना हो, सेम नेचर से तात्पर्य कैसा, सेम नेचर, चाहे वह रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट हो चाहे वह अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की बात ही क्यों ना हो, या सेम नेचर नहीं है, या तो सेम नेचर है या तो सेम नेचर आपका क्या है, नहीं है डिक्री और ऑर्डर का, तो क्या करेंगे फिर, नहीं माने जाएंगे। अब आप पढ़ लीजिए इसको, तो आपका हो जाएगा क्लियर कॉन्सेप्ट। कैसा बोला गया है, देखिए क्या बोला है कि रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के मुकाबले में जो डिक्री या आदेश, जो डिक्री या आदेश नहीं है, प्रभावी होंगे, चाहे वह रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज उसी प्रकृति के हों या किसी भी प्रकृति की रजिस्ट्रीकृत डॉक्यूमेंट हो। ये मतलब इनका इफेक्ट होगा चाहे वह सेम नेचर के हो या ना हो, ये इफेक्ट अलग ही छोड़ेंगे चाहे वह डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रीकृत हो या ना हो। यही चीज मैं बोल रहा था, क्लियर बात। ये एक्सेप्शन है कि डिक्री और ऑर्डर पे एप्लीकेबल नहीं होगा ये वाला सेक्शन, लेकिन ये 17 और 18 में जो डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना था, अगर उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट इफेक्ट में आएंगे मुकाबले में अनरजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट के। लेकिन अनरजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में जो भी कोई डिक्री है या भी कोई ऑर्डर है जो कि कोर्ट का पास हुआ है, ठीक है, यदि वह सेम नेचर के हैं, चाहे वह रजिस्ट्रेशन करा ना सकते हैं या उनको नहीं भी करा सकते हैं, और सेम नेचर के नहीं है चाहे वह रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और चाहे रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं, वो इफेक्ट में आएंगे ही आएंगे। क्लियर, ठीक है। केस, केस देखते हैं। केस क्या बोल रहा है, केस, केस का नाम लिखिए गंगाराम वर्सेस बासियो, गंगाराम वर्सेस बासी, गंगाराम वर्सेस बासी, ठीक है। 1879 का ये केस है भैया। क्या बोलता है कि रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट ज्यादा इफेक्ट रहेगा और रजिस्ट्रेशन यदि नहीं करा तो यह सेक्शन इनवैलिड नहीं बताती, मतलब मना नहीं कर रही है कि आपने बोला है कि भैया डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना है, नहीं कराया तो यह सेक्शन इनवैलिड थोड़ी बताएगी उस डॉक्यूमेंट को कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो इनवैलिड हो गई ना। ये मना कर रहा है कि डॉक्यूमेंट का जो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं वो तो इफेक्ट में रहेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट का नॉन रजिस्ट्रेशन भी कराया है वो भी इफेक्ट में आ सकता है, उसको इनवैलिड नहीं बोला गया है। और आपके सामने आपका एग्जाम्पल देखने मिल सकता है। क्लियर, चलिए क्लियर हुआ। आइए चैप्टर 10 हमारा हो गया है खत्म। अब हम चैप्टर 11 पे चर्चा करेंगे कल, है ना। चैप्टर 11 जो है बता देता हूं, चैप्टर 11 बात करता है आपकी ड्यूटी और पावर के बारे में। तो एक ड्यूटी और पावर का प्रोसेस समझेंगे सीधा सीधा, जो कि 51 से लेके 70 तक है, और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए इसी के साथ मिलते हैं, नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा।